नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं संतोष कुमार। आप हैं बात किसान की में। बर्मी कंपोज हमारे लिए आज जो हम चाहते हैं कि वो जो रासायनिक से और अगर इसमें पहुँचें तो क्या है इसका विधि और फ़ायदे। मेरे साथ एक मेडलिस्ट किसान हैं जो इसका उत्पादन बहुत दिनों से कर रहे हैं। सर ज़रा मुझे बताएं कि पहले तो मैं स्वागत करूं और परिचय लूँ अफसर का आपका। मेरा नाम जयशंकर कुमार है, घर तेतरी, जिला बेगूसराय। इस बर्मी कंपोज के बारे में जरा विधि बताएं किसान को कि अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता भी है हमें, जिस तरह से रासायनिक से हम त्रस्त हो गए हैं। क्या विधि है, कैसे इसका निर्माण करते हैं? बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको जो भी कृषि अवशेष हैं 50% कृषि अवशेष और साथ में गोबर, और गोबर के साथ आप केचुआ डाल दें और केचुआ जो खाएगा तो वो बर्मी कंपोस्ट बना देगा। अगर आपके पास बायोगैस है तो बायोगैस में अगर मीथेन पहले आप निकाल लेते हैं तो बर्मी कंपोस्टिंग का जो उत्पादन की प्रक्रिया है बड़ी तेज़ हो जाती है। तो इसलिए अगर किसान बंधु बर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं तो उनको एक बायोगैस यूनिट भी बनाना चाहिए, जिसमें कि गोबर का गैस निकाल लें और जो भी एग्री वेस्ट है वो भी अगर डाल के आप मीथेन निकाल लेते हैं तो केचुआ खाद आपको जो पारंपरिक रूप से 65 से 90 दिनों में बनता है वो 30 से 40 दिन में बन जाएगा। क्योंकि बर्मी कंपोस्ट के 5 आयाम हैं: एयर, केयर, वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ वर्म एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड। तो गुड क्वालिटी ऑफ फूड जो है उसका मतलब है कि आपके पास जो जितने भी डिस्पोज्ड ऑफ मतलब माइक्रोबियल्स के द्वारा तोड़ा हुआ जो भी आपका वेस्ट है, एग्री वेस्ट या केटल डंग, वह आपको केचुआ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपका बर्मी कंपोज है, जो वर्तमान में जो लोग करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन आप एकदम प्रकृति के योग है, पेड़ के नीचे आपका बना हुआ है। इसका ज़रा लाभ बताएं कि लोग कैसे बचें, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से बचें और जो लाभ है प्रकृति के अनुसार ही पाएँ। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये समझना होगा कि केचुआ को प्रकृति ने बनाया, तो हमें केचुआ के लिए जो प्राकृतिक माहौल है जो जीने के लिए वो उपलब्ध कराना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉस्ट ज़रूर कम करना चाहिए, क्योंकि किसान बंधु जब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको केयर करने में भी समस्या होती है, उसमें सब कुछ डालने में भी समस्या होती है। लेकिन अगर आप किसी पेड़ के नीचे, छाया चाहिए उसे, निश्चित रूप से छाया चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, हम लोग गर्म इलाके में रहते हैं या बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन अगर पेड़ के नीचे आप बनाते हैं तो बड़ा आसान है, कोई समस्या नहीं है और बहुत जल्द बेहतर। और अगर पेड़ के पत्ते भी गिरे वो उसका भी आप उपयोग कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जो केचुआ है वो हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। यदि हम प्रकृति के साथ मिलाकर के उसका उपयोग करेंगे तो हमें सबसे उन्नत किस्म का नस, आप देख सकते हैं केचुआ है, और जो ये दिखा रहे हैं ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ है और खुले आसमान के नीचे उन्नत किस्म का बर्मी कंपोज यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसका लाभ आप खेतों में देख सकते हैं। और जो किसान के लिए मूल रूप से अभी सबसे बहुत बड़ी समस्या एक आ रही है कि बर्मी कंपोज लगभग लोग कहते तो हैं कि इसका यूटिलाइजेशन करें, लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो ज़रा बताएं कि इसका मंडी कहाँ है, इसको कैसे बेचा जाना या एक दूसरे से भेजा जाना है। सबसे बड़ी बात है कि बर्मी कंपोस्ट के प्रति जागरूकता का अभाव है, क्योंकि इसे लोग सीधे गोबर मिट्टी समझते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वो जो भी गोबर की खाद आप डालते हैं खेतों में, उसमें जो पोषक तत्व हैं उसका वैल्यू एडिशन केचुआ के द्वारा कर दिया जाता है। तो खेतों में अगर आप सीधे गोबर डालते हैं तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आप जब बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो अगर आपके पास एक ट्रेलर आप गोबर डालते हैं तो एक ट्रेलर में 75 मन के लगभग 25 क्विंटल के लगभग गोबर होता है। अगर उसको बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो उसका माने तीसरा भाग बने 8 क्विंटल के लगभग वो आपको बर्मी कंपोस्ट होगा। और बर्मी कंपोस्ट आपको 4 क्विंटल ही एक एकड़ में डालना है, और उधर आप एक ट्रेलर डालते हैं तो भी आपको वो लाभ नहीं होगा जो 4 क्विंटल में आपको मिलेगा, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा उसमें एमिनो एसिड उसके शरीर पे होता है और वो जो खाता है तो उसमें सारे पोषक तत्वों को वो मर्ज कर देता है। और वो केचुआ एक तरफ खाता है और जो वेस्ट है उसी का मल जो त्याग करता है वेस्ट को खाने के बाद, वही बर्मी कंपोस्ट है। बस बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आज की परिस्थिति में
जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोरोना हो या हमारी जो शारीरिक क्षमता का कम ना हो या हमारा जीवन का घटना हो, उस सब को बचाने के लिए हमें रसायन मुक्त खेती करनी पड़ेगी। बहुत सारे तरीके चल रहे हैं, लेकिन ज़मीन में पोषक तत्व चाहिए। अगर आप प्राकृतिक कृषि की तरफ जाएंगे तो उसमें कहा जाता है कि एक ही देसी गाय से 30 एकड़ की खेती होगी, लेकिन उस तरीके में थोड़ा सा आपको टेक्निकली आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको जोड़ना होगा, एक दूसरे चीज़ों को जोड़ना होगा। जैविक कृषि की जो फ़ायदे हैं उसको ले लीजिए, प्राकृतिक कृषि में जो जीवामृत, घन जीवामृत है उसे आप ले लें। तो इस संरक्षित कृषि में जो खेतों की कम जुताई है उसे आप करें। जो भी आपका जितना भी एग्री वेस्ट है उसका बेहतर प्रबंधन करें। अभी पराली की बातें खूब की जाती हैं, तो पराली की समस्या क्यों आई? क्योंकि किसान जागरूक नहीं है। किसान या तो पशु को खिलाएं तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, कैटल डंग आ जाएगा। अगर उसे वर्मी कंपोस्टिंग आप कर लेते हैं तो खेतों में खाद मिल जाएगा। ये इसको जोड़ना पड़ेगा। कृषि लागत को कम करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध बेकार संसाधन है, क्योंकि खेती करेंगे तो घास होगा ही, उस घास का भी हमें उपयोग करना है वर्मी कंपोस्ट में। आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ के जो पत्ते हैं उसका भी, अगर आप पीछे आप देखें तो पत्ते आपके जमा हैं, उसमें डाला गया है। और जो भी केले का फल है वो आप ले लें, उसके बाद उसका जो थंब है उसको डाल दें, चाहे जलकुंभी हो उसे डाल दें। जो भी आपका बेकार, मतलब साफ है कि जो फर्टिलाइजेशन को हम सिर्फ कोस नहीं सकते हैं, उसको हमने जो अचीव किया है वो अपने फायदे के लिए अचीव किया है। तो वर्तमान में हमें यदि जाना है वापस वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, यदि हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें तो हमें ये सब विधि अपनाना होगा। किसानों को जो खेती उत्पादन करते हैं उन्हें इसका उत्पादन भी करना होगा। यहाँ एक बात आपको समझाना होगा किसानों को। किसान को यह समझना होगा कि कोई भी वनस्पति के लिए 16 पोषक तत्व चाहिए, और जो भी वनस्पति बढ़ा है वह 16 पोषक तत्वों को लेके बढ़ा है। अगर उसके जो भी उत्पाद हैं उसको अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग में लाते हैं तो खेतों को 16 पोषक तत्व आसानी से मिल जाता है। रासायनिक खेती में हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक खेती में आप यह कर रहे हैं कि NPK डालते हैं, जो प्राइमरी खाद है, उर्वरक है। आप सिर्फ NPK डालते हैं तो सिर्फ NPK से पौधों का बढ़वार हो सकता है, लेकिन उत्पादन और क्वालिटी मैंने जो गुणवत्ता है वो नहीं आएगी। गुणवत्ता के लिए आपको 16 पोषक तत्व चाहिए। और अगर कृषि अवशेष का हम बनाते हैं तो वह वनस्पति का ही अवशेष है, तो स्वाभाविक रूप से हमको 16 पोषक तत्व उसमें मिलता है। और अगर कैटल डंग है वो भी उसी का अपशिष्ट है, वो गाय जो खाती है वनस्पति। ये बहुत टेक्निकली बात है कि आप यदि मिट्टी की जांच करके जो उसका एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी चेक करके आप उसको डिफिशिएंसी को पूरा जब करते हैं तो उसमें डिफिशिएंसी उत्पन्न हो जाता है। कोई भी विटामिन आप उसमें देते हैं उसके साथ वो किसी न किसी विटामिन को मार भी देता है, लेकिन इसमें जो पोषक तत्व ये बोल रहे हैं कि जो 16 तत्व है वो लेकर के आता है, तो वो अपने आप टोटल एफिशिएंसी एंड डिफिशिएंसी को पूरा करता है। गुणवत्ता और उत्पादन दोनों। ये जो एक मानसिकता बनी हुई है कि अगर रासायनिक खाद का उपयोग हम बंद कर दें और जैविक खाद का उपयोग करें तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। इससे आपको उबरना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सही तरीके से अगर आप जैविक कृषि या के साथ प्राकृतिक कृषि के आयामों को जोड़ें तो कोई कारण नहीं है कि उत्पादन घटेगा। बिल्कुल उत्पादन भी नहीं घटेगा और जो हम रासायनिक गुणवत्ता भी होगा। धन्यवाद आपका।